नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पे। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से कन्याओं व बटुकों को परोसा भोजन। बेटियों के पाव पखार की मातृ शक्ति की आराधना। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगे 2 पोस्टर, पहले में भविष्य के प्रधानमंत्री की बात तो दूसरे में देश बदलने का जिक्र। पोस्टर को लेकर यूपी में सियासत गर्म। सपा के पोस्टर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, चुनाव के 6 महीने पहले देख रहे हैं सपने, धरे रह जाएंगे उनके सपने। सपा के पोस्टर पर यूपी में सियासत तेज। ओम प्रकाश राजभर बोले, हंसी के पात्र बन रहे अखिलेश यादव। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने हाथों में ली चर्चित निठारी कांड की कमान। अध्यक्ष एमपी सिंह ने पीड़ितों से मिलकर वकालतनामा में कराए हस्ताक्षर। सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे केस। कासगंज में नीलगाय को बचाने में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 19 लोग गंभीर रूप से घायल। माता के दर्शन कर वापस लौट रहे थे श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं बरेली की, जहां पर गृह मंत्री का पीए बनकर 70 लाख रुपए की ठगी की गई। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी की गई है। बता दें कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की गई है 70 लाख की ठगी। कई थानों में दर्ज हो रहे हैं मुकदमे। प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई के साथ भी की गई है ठगी। गृह मंत्री का पीएस बनकर 70 लाख की ठगी की गई। खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर की गई है करीब 70 लाख रुपए की ठगी। वहीं कई थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई के साथ की गई है ठगी। बता दें कि गृह मंत्री का पीएस बनकर 70 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से की गई है ठगी। साथ ही कई थानों में दर्ज हो रहे हैं इस प्रकार के मुकदमे। वहीं बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर और उसके भाई के साथ भी इस ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। गृह मंत्री का पीएस बनकर 70 लाख की ठगी की घटना सामने आ रही है, जहां पर कई थानों में इस प्रकार के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 70 लाख रुपए की ठगी की गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, आखिर ये पूरा मामला क्या है? के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं जी। ये एक ऐसा गिरोह है जो पूरे देश के कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। ये नितिन, शिखा, वरुण समेत तमाम ऐसे जो लोग हैं जो भोले भाले लोगों को फंसाते हैं। ये मामला राजधानी लखनऊ का है, एक सोशल वर्कर और प्रॉपर्टी डीलर भाइयों का है, जिनको इन लोगों ने एक कोर्ट के मामले में केस को खारिज करने के लिए कॉल की। उन्होंने कहा कि इस मामले को हम खारिज कर देंगे। धीमे धीमे करके उनसे लगभग 70 से 71 लाख रुपए की ठगी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है, उन ठगों ने अपने आप को केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह का पीएस बताया। वो लोग लखनऊ आए और लखनऊ में पूरा इंतजाम उन पीड़ित ने किया, क्योंकि अपने आप को बड़ा मंत्री, बड़े नेता का पीएस बताया था कि आपको सारे काम हम करवा देंगे, सरकारी सुविधाएं भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसके झांसे में वो सोशल वर्कर हैं जो आशीष कोहली और उनके भाई गोल्डी, वो दोनों आ गए और धीमे धीमे करके 70 लाख रुपए उनसे ठग लिए। सबसे बड़ी बात यह है, जो ठग है, जो महाठग है, उन्होंने लखनऊ में आकर उत्तर प्रदेश में मौजूदा मंत्री के घर पहुंचकर एक सेल्फी भी पीड़ित को भेजी। यकीन दिलाने के लिए हमारी जो पहुंच है बहुत ऊपर तक है। और उनके सामने बैठकर ही लखनऊ के जिलाधिकारी को भी उन ठगों ने फोन कर दिया। किस तरीके से अब पूरा जाल बनाया, वो अगर कोई मंत्री के घर पहुंच रहे हैं, सेल्फी भेज रहे हैं या डीएम को कॉल कर रहे हैं, तो आदमी जाहिर सी बात है उनकी बातों में आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा गिरोह है इनका, जिस कई राज्यों में इनके मुकदमे चल रहे हैं। कभी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते हैं ये, या फिर किसी संस्था से सरकारी काम दिलवाने के नाम पर।
ये ठग है। तमाम जो मामले हैं, अब पीड़ित को जब जानकारी हुई कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। लगभग 8 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पूरी तहकीकात कर रही है, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सबसे बड़ी बात है, जो पीड़ित है वो खुद दिल्ली गया और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय में जाकर उसने पूरी बात को रखा। लखनऊ के डीजीपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी, उसके बाद पीड़ित का मुकदमा दर्ज हुआ। पूरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी भरत, ये जानना चाहेंगे कि ये जो ठग गिरोह है, तो क्या इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हैं ठगी की, उनको अंजाम दिया गया है इनके द्वारा? तमाम जो घटनाएं हैं उसका जो अभी उजागर हुए मामले की इन्होंने कितनी घटनाओं को अंजाम दिया हुआ है। ये बेसिकली ये ठग है वो गाजियाबाद में रहते हैं और इन्होंने राजस्थान, जयपुर, दिल्ली तमाम जगह लोगों को अपना शिकार बनाया है। अब मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। जो पीड़ित है वो खुद ही पूरे मामले को देख रहा है कि हमारे साथ जो ठगी हुई है इनका इतिहास क्या है। पुलिस ने भी पूरी डिटेल निकाली। एक नहीं, ऐसे कई सैकड़ों मामले सामने आए जिसमें इन ठगी जो ठगों का गिरोह है, एक बड़ा गिरोह है, उन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। उनके मुकदमे भी पंजीकृत हैं। भरत, जैसा कि अभी आपने बताया कि उन्होंने एक मंत्री के घर पर रहकर एक सेल्फी भी दिखाई थी जो जिनको उन्होंने ठगी का शिकार बनाया है, तो क्या उन मंत्री से पूछताछ की गई है? क्या वो सेल्फी असली है या वो झूठ के तौर पर प्रस्तुत की गई? जो ठग है वो मंत्री के घर कोई भी जब मिलने जाता है तो उत्तर प्रदेश में मंत्री से अपनी बात को रखने के लिए मिलने चला जा सकता है। ये जैसा पीड़ित बता रहा है कि हमको ये दर्शाने के लिए उसने मंत्री के घर से फोटो भेजी कि मैं मंत्री के घर आया हूँ, आपका काम करवा रहा हूँ। वैसे उत्तर प्रदेश में जो तमाम जो मंत्री हैं अपने घर में लोगों से मिलते हैं, जो जनता दरबार लगती है, हो सकता है वो वहां करके मंत्री को मिलने गया हो। पूरी बात सामने अभी निकल के नहीं आई है, लेकिन हाँ वो विधायक हैं और मौजूदा मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन अब जांच की जा रही है कि आखिर वहां तक ये कैसे पहुंचा। क्या जनता दरबार में नॉर्मल आदमी बन के पहुंचा था या फिर कोई बात करके पहुंचा था? इससे पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही बातें सामने आएंगी। लेकिन अपने आप को एक मजबूत दिखाने के लिए उसे तो वहां मंत्री के घर से सेल्फी पहुंची जिससे कि जो पीड़ित उनकी बातों में फंस जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका। हम आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि इन ठगों ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बाद जब इस ठगी की घटना का जो मामला है वो खुलकर सामने आया और पुलिस में इस बात की एफआईआर दर्ज कराई गई, तब तमाम जो सैकड़ों उन पर मुकदमे दर्ज हैं जो उन्होंने ऐसी ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है वो सामने निकलकर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि करीब 70 से 71 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही ठगों ने अपने आप को काफ़ी मजबूत दिखाते हुए सबसे पहले तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पीएस बताया और साथ ही तमाम मंत्रियों और जिलाधिकारियों से अपनी पहुंच का भी रुतबा दिखाया है। जितने काफ़ी लोगों से ठगी की घटना को अंजाम की बात सामने आ रही है। बता दें कि 70 से 71 लाख के करीब जो रुपए हैं वो ठगों ने लिए हैं और उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और उनके खिलाफ सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। खबर बरेली से है, जहां पर 1,10,000 रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एजेंसी का कर्मचारी निकला लूट का मास्टरमाइंड। 34,000 रुपए और 2 बाइक की गई बरामद। खबर बरेली से, जहां पर 1,10,000 की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। एजेंसी का कर्मचारी निकला लूट का मास्टरमाइंड। 34,000 रुपए और 2 बाइक भी की गई बरामद। खबर बरेली से बता दें, जहां पर 1,10,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 4 लुटेरों को किया है गिरफ्तार।
खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता। एसएसपी ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन। एसएसपी ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन। भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत एकत्र हुए थे भाकियू कार्यकर्ता। खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, जहां पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता। एसएसपी ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन। भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत एकत्र हुए कार्यकर्ता। एसएसपी ऑफिस में भाकियू कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भीड़ को देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूले। खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता दें, जहां पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे भाकियू कार्यकर्ता। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर बागपत से है, जहां पर दशमी तिथि को भगवान राम ने किया था रावण का वध। इस दिन को विजयादशमी का पर्व भी कहते हैं। इस दिन को विजयादशमी का पर्व भी कहा जाता है। बागपत के बड़ा गांव में रावण के पुतले का नहीं किया जाता है दहन। दहन के बजाय दशहरे पर रावण की पूजा की जाती है। साथ ही बागपत के ग्रामीण रावण को अपना पूर्वज मानते हुए पूजन करते हैं। जनपद के रावण उर्फ बड़ा गांव के पूर्वज है लंकेश। यहां पर नहीं किया जाता है रावण के पुतले का दहन। अभिलेखों में भी गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव है। खबर बागपत से बता दें, जहां पर दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था और इस दिन को हम विजयादशमी भी कहते हैं और इसी दिन हम रावण का दहन करते हैं। लेकिन बागपत के बड़ा गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि बागपत के बड़ा गांव में रावण की दशहरे के दिन पूजा की जाती है। बड़ा गांव के ग्रामीण रावण को अपना पूर्वज मानते हुए उनका पूजन करते हैं। जनपद के रावण उर्फ बड़ा गांव के पूर्वज हैं लंकापति। यहाँ नहीं किया जाता है रावण के पुतले का दहन। बता दें कि यहाँ पर विजयादशमी के पर्व पर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही अभिलेखों में भी गांव का जिक्र मिलता है। बता दें कि दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था और इस दिन को हम दशहरा और विजयदशमी के नाम से जानते हैं। वहीं बागपत के बड़ा गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। बता दें कि दहन के बजाय दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन बड़ा गांव में रावण की पूजा की जाती है, तो इसको लेकर के क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? जी, आपको बता दूं, ये बागपत का एक बड़ा गांव है, जहां पर पहले से ही यहाँ पर जो मान्यता रही है कि जो रावण था, रावण माता वैष्णो देवी की प्रतिमा को लेकर इस गांव में आया था, तो तभी से इस गांव में रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साधक बने हैं कि जो माँ मनसा देवी थी, वो उनको लाने में जो थे, उनको बताया जा रहा था कि रावण जो है प्रतिमा को लेकर यहाँ आया था, तो इसलिए उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। लेकिन हालांकि
पूरे देश के अंदर रावण के पुतले का दहन किया जाता है और रामलीला का मंचन किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर ना तो रामलीला का मंचन किया जाता है और ना ही रावण के पुतले का दहन किया जाता है, बल्कि रावण की वहाँ पर पूजा की जाती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है ये लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिसकी कोई अभी तक ये नहीं बता सकता कि कब का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो पाषाण की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं वो मतलब बहुत पुरानी यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। और यहाँ पर जो बड़ का पेड़ है, जहाँ पर एक ग्वाला था जिन्होंने उसको प्रतिमा को लिया था, तो उसका भी आज यहाँ पर जो विष्णु भगवान है उनका भी 10 रूपों के अंदर एक यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर बहुत दूर से लोग जो है अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। जी, तो क्या आज के दिन जब दशानन की पूजा की जाती है तो इसको लेकर कुछ विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आती है और मंदिर परिसर के अंदर ही जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है वहीं गाँव में प्रत्येक घरों में भी रावण को पूजा जाता है। और यहाँ पर मान्यता है कि अगर मान लिया रावण की पूजा नहीं की जाती तो गाँव के अंदर गहरा संकट आने का उनको आशंका बनी रहती है। तो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी रावण की यहाँ पर पूजा करते हैं, रावण को मानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि बागपत के बड़ा गांव में रावण के पुतले का दहन ना करके उनकी पूजा की जाती है। दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है और साथ ही मंदिरों के साथ साथ ग्रामीण अपने घरों में भी पूजते हैं। बता दें कि रावण को समर्पित यहाँ पर मंदिर भी है जो कि सैकड़ों सालों पुराना बताया जाता है। वहीं बता दें कि बड़ा गांव के पूर्वज बताए जाते हैं लंकापति रावण। वहीं यहाँ पर रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है बल्कि उनकी पूजा की जाती है। वहीं साफ तौर पर अभिलेखों में भी गांव का नाम रावण उर्फ बड़ा गांव पड़ा है। दशमी के दिन जहां पर पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं पर बागपत के बड़ा गांव में इस दिन दशानन की पूजा की जाती है। साथ ही ग्रामीण अपने घरों में भी पूजा करते हैं और उनको ये शंका रहती है कि अगर उन्होंने दशानन की पूजा नहीं की तो उन पर उनके साथ जो है वो कुछ हो सकता है, साथ ही उनकी स्थिति हो सकता है कि खराब हो सकती है। खबर हमीरपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से हादसा। हाइड्रोलिक उठने से ट्रैक्टर ट्रॉली का हुआ हादसा। 3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 7 लोग हुए गंभीर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मोदहा। मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री। खबर हमीरपुर से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से हुआ हादसा। 3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मोदहा। मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री जिस वक्त यह हादसा हो गया, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से यह हादसा हो गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 3 दर्जन से लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और 7 लोगों की गंभीर हालत बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मोदहा। बता दें कि मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री जिस वक्त यह हादसा हो गया। खबर हमीरपुर से आपको बता दें, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं करीब 7 लोग की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मोदहा। जानकारी के अनुसार मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री। ट्रैक्टर ट्रॉली के हाइड्रोलिक उठने से हुआ हादसा, जहां पर 3 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री।
3 दर्जन से अधिक लोग हुए घायल, 7 लोग हुए गंभीर। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ मौदहा। मुंडन संस्कार कराकर घर वापस लौट रहे थे यात्री। खबर हमीरपुर से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली का हाइड्रोलिक उठने से हुआ हादसा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता अमित नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जो 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमीरपुर के मौदहा कोतवाली के सिजवाई गांव के पास का है, जहां पर अपने बच्चे के मुंडन संस्कार से घर को वापस जा रहे श्रद्धालु जो भक्तों की वो गाड़ी है, वो जो है एक थोड़ी सी लापरवाही के चलते जो देखा जाए कि हाइड्रोलिक उठने से हुआ हादसा, जिसमें 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और जो 7 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उनकी हालत फिलहाल अब सही है और इनको सबको भी हमीरपुर रिफर किया गया है। जी, और फिलहाल मौके पर जैसे कि बताया जा रहा है कि सीओ मौदहा पहुंचे थे, और कौन कौन से अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे? घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ मौदहा, एसडीएम सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबर मेरठ से बता दें, जहां पर नाबालिग से छेड़खानी के विरोध में परिजनों से की गई मारपीट। नाबालिग से छेड़खानी के विरोध में परिजनों से की गई मारपीट। छेड़खानी कर लड़की के कपड़े फाड़े, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लड़की के कपड़े फाड़ते नजर आ रहे दबंग। लड़की के टॉयलेट के बाहर लगा रखे हैं सीसीटीवी कैमरे। नाबालिग से छेड़खानी के विरोध में परिजनों से की गई मारपीट। खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां पर छेड़खानी कर लड़की के कपड़े फाड़े, वीडियो किया वायरल। वीडियो में लड़की के कपड़े फाड़ते नजर आ रहे दबंग। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।